हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे बिकॉज 4 से 5 दिन रह गए हैं और लॉकडाउन 4.0 भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होता है कुछ पता नहीं है। आगे बढ़ेगा, लॉकडाउन 5.0 आएगा, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी मैं बता दूं आपको, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। पर डे जो कोविड-19 पॉजिटिव केसेस अब बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ओके, तो हमारी जो ई लर्निंग चल रही है, हमारी जो नेट्स के थ्रू जो स्टडी चल रही है, तो मैं चाहता हूँ वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, है ना। और आपको भी अब थोड़ा सा हैबिचुअल यानी हैबिट हो गई होगी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की इंटरनेट के थ्रू। वेरी गुड। तो 9th क्लास की जो हमारी साइंस चल रही थी, काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा सा मैं बिज़ी भी था बीच में, इसकी वजह से मैं 9th क्लास की वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सॉरी फॉर दैट, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब रेगुलर आपकी 9th की भी आया करेगी, एक से एक दिन छोड़ के, और 10th क्लास की भी आया करेगी, क्योंकि 9th एंड 10th पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हम फिजिक्स के लिए। ओके, लास्ट वीडियो तक जो मैंने अप्रॉक्स 1 वीक पहले यानी एक हफ़्ते पहले जो अपलोड की थी, आई थिंक एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया होगा, मुझे कम्प्लीटली पता भी नहीं, हो सकता है 8 से 10 दिन भी हो गए हों। तो अप्रॉक्सीमेशन जो भी अराउंड 2 वीक्स के अराउंड जो आसपास हुआ है, तो मैंने उसमें न्यूटन का सेकंड लॉ बता दिया था, है ना। हमने सेकंड लॉ में ये पढ़ा था, न्यूटन सेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, यही पढ़ा था ना हमने। क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, तो वहाँ से जो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है सेकेंड लॉ से, वो हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स, F इक्वल टू एम ए। ओके, टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा F इक्वल टू एम ए। और हाँ, अगर आपको स्क्रीन पे अगर दिखाई नहीं देता, मेरे को बता देना, मैं थोड़ा और जूम कर दूंगा। ओके, तो यहाँ F क्या है? F है फोर्स, M है क्या है? M क्या होगा? अरे मास, और A एक्सेलरेशन। ओके, तो F इक्वल टू एम ए, और जहाँ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते तो कोई भी एक कांस्टेंट आता, वो कांस्टेंट यहाँ K है स्टूडेंट्स। तो इफ़ अ बॉडी हैज़ यूनिट मास एंड यूनिट एक्सेलरेशन, देखो इस मीन्स क्या कह रहा है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी है जिसके अंदर 1 किलोग्राम वजन है और 1 यूनिट ही एक्सेलरेशन है ना, तो फोर्स क्या होगा उस टाइम? तो फोर्स भी जो होगा वो हो जाएगा 1 न्यूटन। ओके, अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो मास की जगह 1 रख दो, एक्सेलरेशन की जगह 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो इक्वल टू आ जाएगा 1 न्यूटन। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो न्यूटन का सेकंड लॉ था, वहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है, वो कंक्लूजन ही होता है कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो वही फाइनली हमारे पास है रिजल्ट, F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द गन इज रिकॉइलिंग। आगे क्या है देखते हैं। रॉकेट रिपल्सन यूनिट ऑफ फोर्स, रिकॉल दैट F इक्वल टू एम ए। ये कुछ अलग अलग हैं, जब मैं आगे अभी आपको थर्ड लॉ पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आपको और इलेबोरेट कर दूंगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अगर मैं SI यूनिट की बात करूँ, किसकी? एक्सेलरेशन की, तो वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, याद भी रखनी है, आ जाती है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो योर करेक्ट आंसर इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की SI यूनिट उस टाइम क्या होगी अगर हम पुट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों निकल के आया कि सर किलोग्राम होती है मास की और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों को प्रोडक्ट किया तो हमारी SI यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी? फोर्स की। किस अगर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फोर्स की SI यूनिट यहाँ क्या बन रही है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट हम फोर्स की SI यूनिट कैसे पढ़ते हैं, क्या जानते हैं? न्यूटन होती है, तो आप न्यूटन भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ साफ उसने बोला भी है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 Newton force is that force which produces an acceleration of 1 meter per second square on an object of mass 1 kilogram। अगर बोला जाता है कि 1 न्यूटन फोर्स क्या है, अगर
एग्जाम में आ जाता है या आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो आप इजीली पता है क्या कहोगे, आप कहोगे कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा नहीं 1 एक्सेलरेशन या यूनिट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका वजन यानी जिसके अंदर मास कितना हो 1 किलोग्राम। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, सब जानते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो हमने क्या पढ़ा कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ था मोशन का, वहाँ से एग्जैक्ट फोर्स की डेफिनेशन निकल के आ जाती है। ओके, तो वही बोला है इसने लास्ट में कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आ जाती है फोर्स की न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ के, यानी जहाँ से एलैबोरेट यहाँ से निकल के आया। ओके, फाइंड आउट हो गया आया, क्या फाइंड आउट हो गया, फोर्स फाइंड आउट हो गया। अभी आपको सबको पता है, आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि सेकंड लॉ क्या था। सेकंड लॉ था इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये था ना, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना। तो वो हम पढ़ के आए थे। ओके, तो वो यहाँ हो गया। अब बात आती है इम्पल्स की। ओके, ये इम्पल्स क्या है आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। इम्पल्स, अगर इम्पल्स की बात करी जाए तो क्या है, तो कुछ नहीं है, ये भी एक फोर्स है लेकिन शॉर्ट फोर्स है, यानी कुछ टाइम के लिए लगने वाला फोर्स। कैसे, अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखा जाए सेकंड लॉ का, तो वो क्या होता है mv माइनस mu अपॉन टी, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, और मास तो चल ही रहा है ना। ओके, तो यहाँ से ये निकल के आ जाता है। लेकिन ये जो मेन जो हमें डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए इम्पल्स की, तो आपको डायरेक्टली बस इतना याद रखना है कि इम्पल्स इज अ लार्ज फोर्स, एक तो बहुत बड़ा फोर्स होता है, यानी आपको वो जो आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट ड्यूरेशन। लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे लगा रहे हो अपने फोर्स को, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। जैसे गाल पे एक चांटा मारो खींच के, बहुत तेज चांटा मारा गाल पे खींच के, आपने क्या अप्लाई करा, फोर्स। लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि आपने गाल पे चांटा मारा है तो 1 घंटे तक मारे ही जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। कितनी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड, बस 1 सेकंड के लिए तो मारा आपने गाल पे थप्पड़। तो जितना आपने फोर्स अप्लाई किया सामने वाले की गाल पे जब चांटा मारा, तो वो क्या हुआ, शॉर्ट फोर्स हुआ। यानी फोर्स तो लार्ज है, फोर्स तो आपने बहुत अप्लाई किया, पूरी ताकत से लगाया ना, तो फोर्स तो आपने बहुत अप्लाई किया, बट शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए किया, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। अगर इम्पल्स की भी ऐसा यूनिट देखिए तो इम्पल्स भी क्या है, एक फोर्स है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल में उसने बताया कि अगर मैं किसी फुटबॉल को किक करूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि आप फुटबॉल को किक ही करते चले जाते हैं, बार बार होता है। एक बार किक कर देंगे बॉल, फिर दूसरे प्लेयर के पास चली जाएगी, वो उधर से पास करेगा, वो उधर से पास करेगा, वो इधर से पास करेगा। तो बॉल क्या है, उस ग्राउंड में क्या कर रही है, मोशन कर रही है इधर से उधर, है ना। और हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, अपने पैरों से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट फोर्स तो लार्ज लगा रहे हैं लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए लगा रहे हैं। ऐसे ही एक बैट्समैन, क्रिकेट की बात करें तो एक बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, तो ऐसा तो है नहीं है कि एक बार मार दिया तो फिर उसी बॉल में बार बार मारी जाए। क्या होता है, जैसे बॉलर ने बॉल कराई, उसने बैट से हिट कर दी, तो शॉर्ट टाइम के लिए तो हिट करा, फोर्स तो लार्ज आया, फोर्स तो आपने बैट से पूरी ताकत से लगा दिया, लेकिन लगाया तो कुछ ही सेकंड के लिए, तो वो भी क्या है, एक इम्पल्स है, इम्पल्स। द किक लास्ट ओनली ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी जो भी हम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड के लिए होता है। देयरफॉर विच वी अप्लाई ऑन अ फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर इम्पल्सिव फोर्स। तो ऐसे जो भी एग्जाम्पल होते हैं वो सब इम्पल्सिव फोर्स होते हैं। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, आप व्हीकल ड्राइव करते हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो आप ब्रेक्स को अप्लाई करते हो, ब्रेक्स ध्यान रखना, ब्रेक की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप ब्रेक्स को अप्लाई करते हो, वो भी अचानक से सडनली ब्रेक अप्लाई करो, ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपको स्लो रोक रहे हो तो स्लो फोर्स लगा रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा। अगर एक्सेप्शनल केसेस में अगर आपको ब्रेक अप्लाई करना बहुत ज़्यादा फास्टली, अचानक से सडनली, तो एकदम से आप ब्रेक को क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपने पूरे फोर्स से जब ब्रेक को अप्लाई करोगे लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो जो फोर्स आप प्रोवाइड करोगे अपने पैर से, वो फोर्स हो जाएगा इम्पल्सिव फोर्स। ओके,
अब बात करते हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जैसे बाकी के दो लॉ थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा, है ना, अगर वो मोशन में तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक, है ना। ये तो फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ था कि F इक्वल टू एम ए कह सकते हैं आप, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, डायरेक्टली कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये भी कह सकते हैं। ये सेकंड लॉ था उसका। थर्ड लॉ क्या है? इमेजिन, देखो पूरा पहले समझा देते हैं, जैसे इसमें लिख रहा है उसको समझा देंगे, फिर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है उसको देख लेंगे। इमेजिन करना है आपको। क्या इमेजिन करना है? दैट यू आर वॉचिंग अ वॉलीबॉल मैच एंड सडनली द बॉल कम्स टुवर्ड्स यू। मान के चलो आप एक मैच देख रहे हैं और वॉलीबॉल का मैच है, और अचानक से आपने देखा जो वॉलीबॉल है वो आपकी तरफ आ रही है। ड्यू टू योर रिफ्लेक्स यू हिट द बॉल सो दैट यू डू नॉट गेट हर्ट। तो आप क्या करेंगे? रिफ्लेक्सेस कर देंगे उसको। जैसे अगर आप बॉल आपकी तरफ आ रही हो तो आप उस बॉल से बचोगे ना, तो आप उसे क्या कर दो? रिफ्लेक्ट बैक कर दोगे, जिससे आपको चोट ना लगे, है ना। द बॉल मूव्स अवे फ्रॉम यू ड्यू टू द एक्शन ऑफ योर हैंड ऑन इट। तो आपने क्या करा? आपकी तरफ जब बॉल आ रही थी तो आपने अपना बचाव किया, आपने सेफ्टी रखी अपनी, और बॉल को दोबारा सेट कर दिया, तो बॉल दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो आप बच गए, है ना। बट डेफिनेटली योर हैंड्स पेन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द बॉल। लेकिन ऐसा तो है नहीं, जब बॉल आपके हाथों से आगे टकराएगी तो ऐसा है कि आपके बिल्कुल हाथों में दर्द नहीं हो, हल्का सा पेन तो महसूस होगा ही, क्योंकि आप भी फोर्स अप्लाई करोगे उसे वापस करने के लिए, है ना। दैट इज वेन एवर टू बॉडीज इंटरैक्ट विद ईच अदर। इसका मतलब क्या? जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होती हैं, विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अदर, एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करती हैं? फोर्स करती हैं एक से इधर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑफ द टू बॉडीज इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स, while the force exerted by the other is called the reaction force। अगर मान के चलो, इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि दो बॉडी है ना, दो बॉडी हैं और दो बॉडी क्या कर रही हैं? आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल उठा लेते हैं बहन भाई का घर में, है ना। अगर बहन भाई है या भाई है, चलो दो भाई का उठा लेते हैं, बहन भाई नहीं लेते हैं ना, फिर थोड़ा सा क्रिटिकल बन जाएगी सिचुएशन। अगर बहन का भाई का नाम लेके थोड़ा आगे चले तो, है ना। तो दो भाई ले लिए मैंने, दो भाई हैं, दोनों बराबर की, लगभग 1-2 साल का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, और दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, है ना। तो आपने देखा हो आजकल की जनरेशन क्या है? आजकल की जनरेशन बिल्कुल ड्यू नहीं रखती है क्या? कोई चीज़ ड्यू नहीं रखती। आपने दिया, आपको तुरंत वापस मिलता है, कुछ भी हो, है ना। तो पैसे वापस नहीं मिलते। हाँ, पैसों के मामले में थोड़ा कुछ अलग चीज़ें हैं, वो कुछ अलग सीन है। बाकी आपको हर चीज़ मिलेगी, आप कुछ कहो 10 तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। तो आपके भाई ने आपकी किसी गलती पे या कोई वैसे आपके चांटा मार दिया, तो जब उन्होंने आपके चांटा मारा तो वो उनका था एक्शन फोर्स। क्या था? एक्शन। उन्होंने एक्शन किया, लेकिन आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया, आपने भाई के लगा दिया, दोबारा से आपने उनके लौट के लगा दिया, तो आपने जो एक्शन किया वो हो गया रिएक्शन फोर्स। कौन सा हो गया? रिएक्शन फोर्स। तो इस लॉ में हम पढ़ने वाले एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इस लॉ में क्या है वो? द फोर्स एक्सर्टेड by one of the two bodies is called the action force, while the force exerted by the other body is called the reaction force। ये वाली लाइन पढ़ाई है मैंने स्टूडेंट्स, ओके। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या मालूम पड़ता है? इससे मालूम पड़ता है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन द बॉल इज द एक्शन फोर्स एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन योर हैंड इज द रिएक्शन फोर्स। अगर बात करी जाए, देखो मैंने वैसे अभी ब्रदर के भाइयों के दो भाई लेके दो आपस में एग्जाम्पल समझा दिया, लेकिन एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है ना, भंडार भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और उठा लेते हैं। जैसे क्या किया कि क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट ज़्यादातर लोग देखते हैं तो इस चीज़ को जल्दी समझेंगे, है ना। और तो क्या किया, बॉलर आ रहा है उधर से दौड़ के, फास्ट बॉलर है, काफ़ी तेज़ दौड़ के आ रहा है, तो बॉल कराएगा, वो सामने बैट्समैन है ना। तो जैसे बॉल कराएगा तो वो जब उसने अपने हाथों से क्या फोर्स अप्लाई किया, तो बॉल जब उसने फेंकी तो उसने तो कर दिया एक्शन, और बैट्समैन ने बॉल को कर दिया हिट, वो हो गया रिएक्शन। यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्स बन गया, है ना। तो वही बोला है कि ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है यही होता है आपका थर्ड लॉ में काउंट होगा, जिससे हम समझेंगे क्या है थर्ड लॉ में। आगे चलते हैं,
ओके, तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली बट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली का मतलब है साथ साथ ही लगेंगे, साथ साथ ही काम करते हैं, लेकिन अलग अलग बॉडीज़ होती हैं। जैसे कोशिश करते हैं, वाई अ रबर बॉल रिबाउंड्स व्हेन इट इज थ्रोन ऑन अ हार्ड फ्लोर। क्या बोला है, एक रबड़ की बॉल है, रबड़ की, और आप उसे हिट करो किसमें, से फ्लोर से। जैसे आप फ्लोर में हिट करोगे, जैसे अपने रूम में हिट करो, तो आप देखें रबड़ की बॉल जैसे ही ज़मीन से आप हिट करोगे तो वो थोड़ी सी स्क्वीज़ हो जाएगी, थोड़ी सी शेप में बदलाव आएगा उसके। इसका मतलब क्या है, जब आपने रबड़ को नीचे फेंका तो रबड़ ने फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाया और फ्लोर ने किसके ऊपर लगा दिया, रबड़ के ऊपर लगा दिया, तो एक्शन रिएक्शन वहाँ बना। तो इसी से हम कह सकते हैं इट इज़ ड्यू टू द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स दैट आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ये जो साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ लगते हैं। द बॉल एक्सर्ट्स अ फोर्स, action force on the floor and the floor exerts an equal and opposite reaction force on it, the rubber ball being light rebounds। तो ये जो दोनों फोर्स होते हैं एक्शन और रिएक्शन आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जितना एक्शन से लगता है उतना ही रिएक्शन से। तो इक्वल केसेस में जो होती हैं तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी कौन सी, थर्ड लॉ में काउंट होंगी। देखो, द बॉल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द फ्लोर एंड द फ्लोर एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल लगाएगा और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। अपोजिट फोर्स कौन सा है, रिएक्शन फोर्स। द रबर बॉल बीइंग लाइट रिबाउंड्स, तो वो रबर बॉल जो है वो फिर उससे ऊपर की तरफ आ जाएगी। Based on such examples of action and reaction forces, Sir Isaac Newton gave the third law of motion: to every action there is an equal and opposite reaction। ये जो लॉ है जो साफ उन्होंने इंडिकेट किया, every action has an equal एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अगर कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उससे जो हमें रिटर्निंग मिलता है वो हमेशा हमारे इक्वल होता है और अपोजिट होता है। ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा, सर न्यूटन ने कहा, ऐसा उन्होंने बोला थर्ड लॉ में, और उनको उन्होंने प्रूफ भी करके दिखाया। तो हम वो प्रूफमेंट इसका पढ़ लेते हैं कैसे उन्होंने प्रूफ किया इस चीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके बना दिए थे मोशन के। पार्ट 1 यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिए थे। ये हमारा पार्ट 3 या पार्ट 4 होगा अप्रोक्सीमेशन, मुझे याद नहीं है। देखो डेफिनेटली मैंने आज बनाई है वीडियो, काफ़ी दिन बाद बनाई है, और मेरे को दिमाग में देखो काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी था, बिजी भी था। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और इतनी ज़्यादा है कि आप कूलर चला लो, पंखा चला लो, कुछ नहीं होता उनसे, सिर्फ गर्म हवा देते रहते हैं, बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, तो मुझे याद नहीं है कि थर्ड पार्ट है फोर्थ पार्ट है, लेकिन जो भी है मैं देख के इसको आप बता दूंगा कंप्लीट कौन सा है, थर्ड में भी थर्ड है, मे बी फोर्थ है ना। ओके, तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या प्रूव किया गाइस, उन्होंने प्रूव किया कि कपल्ड टू स्प्रिंग बैलेंसेस ए एंड बी शोन इन द फिगर। उन्होंने दो स्प्रिंग बैलेंस लिए, देख रहे होंगे आपको, कपल में लिए ए और बी, दो स्प्रिंग बैलेंस ले लिए उन्होंने, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो। व्हेन वी पुल द बैलेंस बी, both the balances show the same reading, indicating the both the action and reaction forces are equal and opposite। अब उन्होंने दोनों ही बैलेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, हुक से कनेक्ट कर दिया। अब वो बी वाले फोर्स, बी वाले बैलेंस के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं। दिख रहा होगा आपको, इस तरफ खींच रहा है वो। जैसे ही वो बी वाले स्प्रिंग बैलेंस को खींच रहे हैं और ए वाले को, तो आप देखेंगे तो बी वाले में रीडिंग और ए वाले में रीडिंग जो आ रही है, जो क्या कहते हैं मास की, जितना आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितना भी आप लगाएंगे, कितनी जो रीडिंग आती है, वो रीडिंग कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। कैसी आ रही है, दोनों में इक्वल आ रही है। ओके, तो इन दिस केस, इस केस में क्या मालूम पड़ा, द पुल ऑफ आइदर ऑफ टू स्प्रिंग बैलेंसेस कैन बी रिगार्डेड एज एक्शन एंड दैट ऑफ द अदर बैलेंस एज द रिएक्शन। जिस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हो गया आपका एक्शन, और जो दूसरा रीडिंग दे रहा है वो हो गया रिएक्शन। तो दोनों में ही कैसा आ रहा है, इक्वल रीडिंग आ रही है, और है कैसे, अपोजिट है, क्योंकि आपने तो बी के ऊपर लगाया तो बी का अपोजिट वहाँ ये शो कर रहा है। ओके, तो टू बैलेंसेस ए एंड बी कपल्ड टुगेदर। ओके, तो अब इसमें हमने क्या क्या देखा, तो देखो
Let us now discuss some of the situation in daily life illustrate Newton's third law of motion. डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ बता रहे हैं जो हम आज दिन अपनी लाइफ स्टाइल में करते रहते हैं। उन्होंने कुछ बेसिक एग्जांपल यहाँ से भी दिए हैं। ओके, तो क्या है तो वो भी देख लेते हैं कि वैन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, जब आप क्या कहते हैं ग्राउंड पे चलते हैं ना। अब मैंने बोला ग्राउंड पे चलते हैं तो बच्चे सोच रहे हैं सर ग्राउंड में नहीं, हम तो रोड पे चलते हैं, है ना। तो बात वही है, ग्राउंड बोल दो रोड बोल दो, मैं ये तो बोलूँगा नहीं कि आप क्या कहते हैं उस पर चलेंगे जीटी रोड पे चलेंगे या फिर हाईवे पे चलेंगे, ऐसे तो नहीं बोलूँगा ना। तो मान के चलो जो जैसे हम चलते हैं अपने, है ना, तो जैसे आप वॉक करेंगे तो देन आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड एक्शन फोर्स। तो हमारे जो पैर हैं वो पैर ग्राउंड पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फोर्स किस तरफ, पीछे की तरफ, क्योंकि हम जो आगे की तरफ चलते हैं तो हमारा फोर्स पीछे की तरफ चलता है, तब हम आगे की तरफ जाते हैं। एंड द ग्राउंड इन रिटर्न एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द फुट। वहीं जैसे ही हम क्या कहते हैं पैर रखते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो ग्राउंड है वो हमारे ऊपर भी इक्वल अपोजिट फोर्स लगाता है, जिसे हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ओके, तो एक्शन और रिएक्शन यहाँ जो फोर्स लगा वो इक्वल लग रहा है और अपोजिट भी लग रहा है, जिसके रीजन से हम किस तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ चलते चले जा रहे हैं। वहीं वैन अ मैन जंप फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड ही पुशेस द बोर्ड एक्शन फोर्स एंड द बोर्ड इन द टर्न पुशेस द मैन फॉरवर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन फोर्स। लेकिन वहीं जैसे एक बोट है और कोई भी पर्सन है वहाँ से जंप करना चाह रहा है बोट से, पानी की बोट है उससे जंप करना चाह रहा है, पानी में डाइविंग करना चाह रहा है। जैसे ही वो डाइविंग करेगा तो जैसे कूदेगा तो आप देखेंगे जैसे कूदना शुरू करेगा तो वैसे ही वो एक फोर्स प्रोवाइड करेगा, जैसे हम एक्शन फोर्स बोलेंगे। तो वो जो बोट है वो पीछे की तरफ हो जाएगी। लेकिन इसी टाइम पीरियड पे, इक्वल टाइम पीरियड पे बोट ने भी किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, उस पर्सन के ऊपर। वो फोर्स हो गया आपका रिएक्शन फोर्स, जिसके कारण वो आगे की तरफ चला गया। कौन आगे की तरफ चला गया, वो पर्सन जो करना चाह रहा था, डाइविंग करना चाह रहा था। थर्ड है द बर्ड्स वाइल फ्लाइंग push the air downwards with the help of their wings action force and the air in turns exerts a force on the bird in the upward direction reaction force। देखो ये भी है, इस डायग्राम में आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। एयर पुशेस द बर्ड अप, जो एयर है वो प्रोसेस कर रही है ऊपर की तरफ और जो विंग्स हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं डाउन की तरफ। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स यहाँ भी लग रहा है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है। ओके गाइस, स्टूडेंट्स आपसे एक चीज़ और मुझे बोलनी थी। देखो इसमें बहुत सारे अभी पार्ट ऐसे रह गए। देखो स्विमिंग वाला रह गया, ये भी मुझे पढ़ाना है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसे भी पढ़ाऊंगा मैं। ओके, कोलिजन वगैरह कैसे होता है, पूरा डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन में देखो समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ तक मुझे खुद लग रहा है अपने उस पर, तो आपको ये मतलब इसमें 100% समझ में नहीं आएगा डेरिवेशन, लेकिन जब मैं क्लास में कराऊंगा तो आपको 100% आ जाएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, तो कुछ एप्लीकेशन है जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करती हैं, जैसे रिकॉयल ऑफ गन वगैरह है ना, रॉकेट वगैरह हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। वैसे मैं इसमें भी इसको ऐड कर सकता था, लेकिन सॉरी फॉर दैट, अभी लाइट नहीं आ रही है। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा मैं, लाइट नहीं आ रही है। और आप देख रहे हैं टेम्परेचर भी, आप खुद देखो अपने मोबाइल से जाके कितना टेम्परेचर अराउंड 44-45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वीडियो की जो अभी जितनी मैंने आपको पढ़ाया है ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं वीडियो डालूँ, लेकिन तब भी मैंने कोशिश करी। मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना है, क्योंकि एक टीचर क्या होता है, एक टीचर वही है जो बच्चों के लिए सोचे, है ना। तो मेरा कहना मतलब ये है कि मैं इसमें और भी कंटेंट ऐड कर सकता था, लेकिन सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा मैं कवर कर लूँगा और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सारी चीज़ें भी करेंगे, है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है और कैरी ऑन, आप इसको पढ़ो और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कंटेंट दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको इजीली और आप पढ़ लेना। आपको देखने को मिल जाएगा कि सर का भी कितना कंटेंट रह गया जो पढ़ाने को बाकी है। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स करा दूंगा 3 से 4 वीडियो में इस चैप्टर की, तो मुझे लग रहा है कि आपका अच्छी तरह हो जाएगा। ओके, बाकी के जो डिटेल्ड है, बिल्कुल डिटेल्ड अराउंड पढ़ेंगे इस चैप्टर को, हम क्लासरूम में पढ़ेंगे जब भी स्कूल रीओपन होगा तब। ओके गाइस, तो बस वही है चीज़ है कि घर पे ही रहना, मस्त रहना, और मिलते हैं तब तक। घर पे रहो, सेफ रहो और टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।